A very good afternoon, dear students. So we are going to start with a new chapter today, and I had already taught you 3 chapters of Flamingo. Before starting the chapter, let's discuss some things, some changes which CBSE had made specifically for this year in your syllabus. I had already sent you the changes. Definitely the paper pattern is also changed. We'll discuss it in a day or two in our next class probably, or once we complete this chapter, I'll explain you the new paper pattern also. Coming to the syllabus, all in all in Flamingo there were 8 chapters, out of which 3 had been deleted by CBSE this year, only for this year, and one poem has been deleted. So according to that, we have to study only 5 chapters, out of which 3 we had already completed, and there were 6 poems. 1 has been deleted, so 5 remaining. 3 poems also we had done. So Flamingo में हमें सिर्फ 2 chapter और 2 poem करनी है. So today we are going to start with the 4th chapter of our second book, that is Vistas. I hope you all know about both the books, Flamingo and Vistas. So from Vistas also they had deleted 2 chapters, The Tiger King and The Journey to the End of the Earth. First chapter third level वो बहुत ज़्यादा confusing है, so वो आप ऐसे वीडियो के थ्रू नहीं समझ पाएंगे. I'll explain it to you whenever our classes will begin. Today we are going to start the 4th chapter of Vistas, The Enemy. So now first let's deal with the title, The Enemy. Simple सा title है Enemy. एनिमी मीन्स हमारा दुश्मन. अब यहाँ जो बात की जा रही है बेटा वो डेफिनेटली एक दुश्मन है, बट देयर इज नो पर्सनल एनिमिटी इन दिस. कोई पर्सनल दुश्मनी इस चैप्टर में उस चीज से डील नहीं किया जा रहा है. नाउ हियर यू विल स्टडी अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अ डॉक्टर एंड हाउ डज ही मैनेज टू कोप अप विद द सिचुएशन. एक डॉक्टर का कॉन्फ्लिक्ट है, एक तरफ उसकी पेट्रियोटिज्म है, उसकी देशभक्ति है, और दूसरी तरफ उसका प्रोफेशनलिज्म है, उसका अपना प्रोफेशन के प्रति, अपने उस काम के प्रति, अपने डॉक्टरी प्रोफेशन के प्रति जो समर्पण है वो है. तो हम ये पढ़ेंगे कि उन डॉक्टर ने अपने दोनों ही जो उनके कर्तव्य या फर्ज थे उन्हें कितना बखूबी निभाया, एंड हाउ डिड ही केम आउट ऑफ द सिचुएशन इन विच ही वॉज ब्रूटली occupied or very sharply, very harshly compacted. So let's start with the chapter. Before you read, it is the time of World War. अब ध्यान रखना, वर्ल्ड वॉर का टाइम है. डॉक्टर जो है वो जापान के हैं, उनका नाम है डॉक्टर सडाओ हॉकी. ठीक, एक अमेरिकन प्रिजनर जो है वो, मतलब डॉक्टर सदाओ हॉकी का घर बीच साइड पे है, और एक अमेरिकन प्रिजनर. अब जापान और अमेरिका दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे वर्ल्ड वॉर में. ठीक है, अब एक अमेरिकन प्रिजनर जो है वो ऐसे ही समुद्र में बहता हुआ आके डॉक्टर सदाओ हॉकी के घर के वहां पर अनकॉन्शियस हो जाता है. मतलब उसको लहरें बहाती हुई ले आती और उसको लाकर सदाओ हॉकी के घर के वहां जो बीच था, जो कोस्ट था, उस शोर पर, उस किनारे पर लाकर पटक देती हैं. और वो एक जापानीज डॉक्टर है. ठीक, अब सिचुएशन क्या क्रिएट होती है. अब यहाँ उनका प्रोफेशनलिज्म अड़ता है कि भैया वो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और वो अमेरिकन इस वजह से उनको ट्रीट करना है. बट वो अमेरिकन प्रिजनर है और वो जापान के हैं, तो वहाँ उनकी पेट्रियोटिज्म आ जाती, वहाँ उनकी देशभक्ति आ जाती कि मैं अपने दुश्मन देश के एक सोल्जर को कैसे ट्रीट करूं. तो ये है चैप्टर का एसेंस, द एनिमी. एंड इन दिस वी विल रीड वेदर द एनिमी टाइटल इज जस्टिफाइड और नॉट. वो एनिमी जो था वो सच में एनिमी की तरह उसे ट्रीट किया गया या नहीं किया गया. उसके बाद हम पढ़ेंगे डॉक्टर सडाओ हॉकी के प्रोफेशनलिज्म और नेशनलिज्म दोनों के बारे में. हिज प्रोफेशनलिज्म एंड हिज पेट्रियोटिज्म, how did he manage between both of those things. So this was just a general introduction of the chapter, a general overview of the chapter. From now we are beginning the actual explanation of chapter. डॉक्टर सडाओ हॉकी का जो घर था वो एक जापानीज कोस्ट पे बना हुआ था, जहां पर वो बचपन से खेले कूदे, अपने पिता के साथ मस्ती किए. वहां इट वॉज हिज एंशिएंट, हिज पेट्रियार्कल होम, या फिर उनका एंसिस्ट्रल घर हम कह सकते हैं. वो पैतृक घर जिसे कहते हैं, पिता के जमाने का या पूर्वजों के जमाने का.
और द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अप अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच। एक लो स्क्वायर शेप का स्टोन हाउस, मतलब स्टोन हाउस था, वो स्टोन से बना हुआ हाउस था, जैसे पुराने ज़माने में बीचेस पे होते थे। और बाहर सामने जो है वो पूरा बीच एरिया था, और वहाँ पर पाइन ट्रीज होते थे, और बहुत सारा ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट था। तो वो जगह थी जहाँ डॉक्टर सडाव का पूरा बचपन बीता था, जहाँ पाइन ट्रीज पे ऊपर नंगे पैर बेयर फुट चढ़ के उन्होंने अपना मस्ती की थी, अपना पूरा बचपन स्पेंड किया था वहाँ पर। ऑल्सो क्लाइंबिंग फॉर कोकोनट्स, एंड इन दिस वे ही हैड स्पेंट हिज होल चाइल्डहुड ऑन दोज शोर्स, ऑन दोज कोस्ट इन हिज ब्यूटिफुल कोस्टल हाउस। अब वहाँ बीच से थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा आइलैंड दिखाई देता था। So when he was a kid, he used to go to those islands with his father and enjoy his life. His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say the little brave boy at his side, those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan. अब वो जब भी वो जो दूर दूर तक उस बीच उस समुद्र में जो थोड़े बहुत छोटे मोटे आइलैंड्स बने हुए थे, उन आइलैंड्स पर वो जब भी अपने पिताजी के साथ जाते थे, ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। और हर बार वो छोटे से सडाओ हॉकी को उनके फादर जो समझाते थे कि दोज आइलैंड्स यॉन्डर, दोज आइलैंड्स सी, ऑब्जर्व देम, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। जापान के फ्यूचर के लिए वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं। मतलब वो चाहते थे कि उस एरिया तक जापान अपने आप को ऑक्यूपाई कर ले। तो इससे ये पता चलता है कि वो एक ट्रू जापानीज पैट्रियट थे, मतलब उनके फादर खुद एक ट्रू पैट्रियट थे। अभी आगे आपको बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस और आएंगे जिससे ये पता चलेगा कि सडाओ के फादर जो थे वो एक बहुत ही ट्रू पैट्रियट थे, वो बिल्कुल ही ज़्यादा ट्रेडिशनल जापानीज थे। सो वो हर बार अपने बच्चे को कहते थे कि सी दोज आइलैंड्स आर द फ्यूचर ऑफ जापान, एंड ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी गोइंग ऑन द शोर्स विथ हिज फादर। Where shall we step from them? Sadao had asked seriously. अब जब भी उसके फादर उसको ये समझाते कि वो फ्यूचर है जापान का, वो जगह, वो आइलैंड्स, तो वो बड़े मासूमियत से लेकिन सीरियसली अपने फादर से पूछते थे, Where shall we step from them? अगर वहां तक चले गए तो वहां से फिर हम कहाँ जाएंगे? अगर ये आइलैंड तक पहुंच गए तो यहाँ से फिर आगे हमारा क्या होगा? आगे आप बता रहे हैं कि दीज आर द फ्यूचर फॉर जापान, तो आप कैसे कह सकते हैं कि दे आर द फ्यूचर फॉर जापान? और ऐसी ही बहुत सारी बातें वो उस समय अपने फादर के साथ व्हेन ही वाज अ किड ही यूज्ड टू डू एंड गेन इंफॉर्मेशंस। अब वो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछते थे कि यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? तो आप कह रहे हैं फ्यूचर है, तो उसके फादर कहते हैं हु नोज। हिज फादर हैड आंसर्ड हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर। तो वो एक बहुत ही ट्विस्टेड सा जवाब उस बच्चे को मिलता, किसे पता कि हम कहाँ जाएं? कौन लिमिट कर सकता है फ्यूचर को? वी आर एट दिस प्लेस टुडे, वी डोंट नो वेयर विल बी टुमारो। Yesterday we were not knowing, we didn't even have a little bit of thought that we'll be studying in this manner. Till March starting, February ending, हमें किसी को नहीं पता था कि लाइफ में ऐसा भी फेज आएगा कि जब पूरी तरह से घर में बंद होके रह जाएंगे। द टाइम फॉर विच वी यूज टू क्रेव, अरे टाइम नहीं है, अरे वक्त नहीं है, अरे टाइम नहीं है। वो टाइम जिसके लिए हम लोग हमेशा सोचते थे कि वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वो वक्त मिलेगा लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वी वोंट मीट आवर फ्रेंड्स, वी वोंट बी एबल टू गो आउट, वी वोंट बी एबल टू हैंग आउट, just sitting with your family members in your homes. बट पॉजिटिव भी है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने मिला। सो नोबडी कैन लिमिट फ्यूचर। अभी आज भी हम बैठ के ही नहीं सोच सकते कि नहीं 10 महीने 4 महीने 5 महीने बाद फिर ऐसा होगा वैसा होगा। वी कैन नॉट। सो सेम थिंग द फादर यूज टू टेल टू सडाओ दैट हु नोज, हमें क्या पता इन आइलैंड से आगे हम कहाँ जाएं। यू कैन नेवर लिमिट योर फ्यूचर। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर? ना हम अपना फ्यूचर लिमिट कर सकते हैं ना कोई और कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन वॉट वी मेक इट। एन इम्पॉर्टेंट लाइन, हमारा फ्यूचर हम लिमिट नहीं कर सकते लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम उसको कैसा बनाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन वॉट वी मेक इट। हम उसे क्या बनाते हैं, हम उसे कैसा बनाते हैं, उसी पर हमारा सारा फ्यूचर जो है वो डिपेंड करता है। और ये सारी चीजें उनके फादर जो है वो उनको समझाया करते थे और वो बड़े ही मासूमियत के साथ में उन सारी चीजों को सुनते और समझते थे। सडाओ का अपनी लाइफ में उनके फादर का एक बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट रहा। सडाओ की लाइफ में हमेशा उनके फादर की जो सीख थी, उनकी जो बातें थी वो हमेशा उन्हें ध्यान रही।
his father was not a very strict one, but not that much कि वो बहुत खेलते हैं मजाक करते थे उनके साथ में, लेकिन yes, he bore very much pain to groom up his only kid and his only son. उनके फादर ने बहुत सारा पेन बेयर किया था ग्रूम करने के लिए, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से पॉलिश करके एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उस बच्चे को जो उनका इकलौता बेटा और उनका इकलौता बच्चा था. So his father had did many things for him, and that's why it had a great impact on Sadao's mind. Sadao was very much connected to his father's and his sayings and the things which he taught him. Sadao knew that his education was his father's chief concern. Sadao को पता था कि उनकी पढ़ाई और उनका फ्यूचर जो है वो उसके फादर के लिए चीफ कंसर्न चिंता का विषय, सबसे बड़ी चिंता का विषय था. इसीलिए 22 की एज में सदाओ को अमेरिका भेज दिया गया था सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने, दैट इज डॉक्टर की स्टडी करने के लिए स्पेसिफिकली. अभी जब वो सडाओ गए थे अमेरिका तब वो वक्त नहीं था जब वॉर हो रही थी, उसके पहले की बात है वो. अभी जिस सिचुएशन में वो ये सब चीजें खड़े होकर याद करते हैं तब वॉर की सिचुएशन है. जब वो पढ़ाई करने गए थे तब वॉर की सिचुएशन नहीं थी. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. 22 की एज में उनके फादर ने उन्हें अमेरिका भेज दिया था ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन के बारे में पढ़ सकें. 30 की एज में वो वापस आए थे, ऑलमोस्ट 8 years बैक. And before his father died, he had seen Sadao become famous not only as surgeon but as a scientist. और सडाओ के फादर की डेथ के पहले वो अपने बेटे को ना सिर्फ एक बहुत अच्छा सर्जन बने देख चुके थे, बल्कि अब धीरे धीरे सडाओ जो है वो एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट बनने की तरफ भी बढ़ रहे थे. इनफैक्ट उनके फादर की डेथ हुई तब तक वो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी बन चुके थे. बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन. अब वो एक ऐसी डिस्कवरी की तरफ आगे बढ़ रहे थे जो कि जख्मों को पूरी तरह से साफ कर देगा, पूरी तरह से. और ये उस वक्त एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हो सकती थी क्योंकि वॉर का टाइम था. तो वो ही वॉज परफेक्टिंग द डिस्कवरी, अपनी उस डिस्कवरी की परफेक्शन की टूवर्ड्स वो जो है वो बढ़ते जा रहे थे. ही हैड नॉट बीन सेंट with the troops. Also he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition which he was now being treated medically. अब क्या हुआ, इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े सर्जन, ऑब्वियसली उनको तो वॉर फ्रंट पे भेजना चाहिए ना, वहां पर जख्मी सिपाहियों को ट्रीटमेंट करने के लिए. लेकिन उन्हें वहां पर ट्रूप्स मतलब जो सोल्जर्स थे, ग्रुप था उनके साथ नहीं भेजा गया. सबसे पहले तो वो अपनी ये डिस्कवरी कर रहे थे उस वजह से, और दूसरी वजह से एक और चीज थी कि जो जनरल थे आर्मी के, उन जनरल का कभी भी मतलब उनको कोई प्रॉब्लम थी और उनका एक मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था और डॉक्टर सडाओ ही उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे थे और उनको कभी भी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती थी, कभी भी. इसीलिए उस वक्त डॉक्टर सडाओ का वहां रहना बहुत ज्यादा जरूरी था और यही रीजन था जिस रीजन से डॉक्टर सडाओ को जापान में रख लिया गया था. उन्हें जापान से ट्रूप्स के साथ में या सोल्जर्स के साथ में जाने नहीं दिया गया था. Okay, so students, till now we had studied about Dr. Sadao Hoki and his father's traditionality towards Japanese tradition and the place from where he had taken his education and all. So now let's continue with the further. He was standing on the balcony of his house which is located at a Japanese coast और उनके घर के सामने पूरा वो coastal area है and there is the long fledged sea and there are islands on the far end और वो उस beautiful scenario में अपने घर की balcony में खड़े थे. So we'll continue from that. Clouds were rising from the ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. अब clouds were rising from the ocean. मतलब धीरे धीरे वो नॉर्मल एक वाटर साइकिल की ब्यूटीफुल सी प्रोसेस को आपको यहाँ पर लिटररी समझाया गया है कि क्लाउड्स जो हैं वो ओशंस में से उठने लगे थे और जो अनएक्सपेक्टेड वार्म थी, जो वार्मथ क्रिएट हो रही थी, जब वाटर इवेपोरेट होता है वाटर बॉडीज से और क्लाउड्स फॉर्मेशन के लिए, तो एक वार्मथ हो जाती है, एक गर्माहट सी होती है. नॉर्मली कोस्टल और बीचेस एरिया जो होते हैं वहां पर एक अजीब सी वार्मथ होती है, हल्की सी गर्माहट होती है, गर्मी ज्यादा होती है एज इन. तो वो जो इतने दिनों से वो जो गर्माहट थी उसकी वजह से रात के समय में हैवी फॉग जो है वो आसपास हो गया था और इतनी धुंध हो गई थी कि उन्हें अपने घर के आसपास
कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, काफी फॉगी जो है वो पूरा एटमॉस्फेयर हो चुका था। और जो छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए थे उस सी में जो उनके घर के सामने थे, वो आइलैंड्स की जो फ्रंट लाइंस थी, जो कोस्ट लाइंस थी, वो है ना पूरी तरह से फॉग में, मिस्ट में, उस पूरे धुंध में छुपती चली जा रही थी। और इस सारे व्यू को डॉक्टर सडाओ हॉकी अपने घर के बालकनी से खड़े होकर देख रहे थे। Then come creeping up the beach below the house, running around the pines. In a few minutes, fog would be wrapped around the house. वो पाइन ट्रीज के आसपास, वो पूरे घर के आसपास पाइन ट्रीज थी, वो बीच से बिल्कुल ही, बीच से जो बिल्कुल ऑलमोस्ट जो पॉइंट होता है उससे थोड़ा सा दूर पर जो है वो रॉकी एरिया में उनका घर था। और वहां पर एक ब्यूटीफुल सा सिनेरियो, वो धीरे 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 करके जो फॉग बढ़ती जा रही थी वो थोड़ी देर में पूरे उनके आसपास के घर को पूरा कवर अप कर लेती और आसपास पूरी धुंध हो जाती। और वो अभी बैठे बैठे वो अपनी बालकनी में खड़े खड़े उस व्यू को ऑब्जर्व कर रहे थे। और थोड़ी देर में वो जब पूरा कवर अप हो जाता तो थोड़ी देर में वो अपने रूम में चले जाते, जहां पर उनकी वाइफ हैना जो है उनका वेट कर रही होती है विथ their 2 children. So basically there are 4 members in the family: Dr. Sadao himself, his wife Hannah and their 2 children. So वो अभी रूम में उनके बच्चों के साथ उनका वेट कर रही होती है। and Dr. Sadao Hockey was standing on the balcony of his room. वो ये सब सोच ही रहे होते हैं, उस ब्यूटी को ऑब्जर्व कर ही रहे होते हैं। और इतने में जो है वो बालकनी का गेट खुलता है और एक ब्यूटीफुल सी डार्क ब्लू कलर की वुलन हाउरी किमोनो के ऊपर पहने एक लेडी एंटर होती है। हाउरी इज द जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस। किमोनो जो बिल्कुल लॉन्ग, हाउरी जापानीज ट्रेडिशनल ड्रेस होती है और किमोनो उसको बोलते हैं, जो लॉन्ग सा ओवरकोट वो लोग पहनते हैं उसे किमोनो कहा जाता है। तो एक ब्यूटीफुल से डार्क ब्लू कलर की हाउरी पहने हुए एक लेडी जो है वो अंदर एंटर होती है। She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. She just came there affectionately, getting feeling very affectionate for her husband. और वो आके अपने arms को she held his hand, वो उसका हाथ पकड़ के और वहां खड़ी हो जाती है, just smiling at him, doing nothing. So they both were sharing a very happy moment at that moment in the balcony. और बहुत ही foggy सा और एटमॉस्फेयर हो रहा था आसपास। एंड बोथ द हस्बैंड वाइफ वर स्टैंडिंग ओवर देयर। अब वो अपने पास्ट में चला जाता है कि वो हैना से कैसे मिला था, क्या हुआ था। सो द स्टोरी कंटिन्यूज इन दिस मैनर कि वो सोचता है कि वो हैना से अमेरिका में मिला था जब वो मेडिसिन की पढ़ाई करने गया था, लेकिन ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज। अब देखो, उसके फादर के जापानीज ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करना उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट था कि उसने हैना से मिला वो अमेरिका में, लेकिन उसने उसे तब तक प्यार नहीं किया, तब तक उसको पसंद नहीं किया जब तक उसको ये नहीं पता चल गया कि हाँ ये भी जापानीज है। क्योंकि उसको पता था हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। उसके फादर तब तक एक्सेप्ट नहीं करते उसको तब जब तक वो प्योर इन रेस, दैट इज वो प्योर जापानीज नहीं होती। तो उन्होंने डॉक्टर सडाओ ने हैना को पसंद करने के पहले भी ये कंफर्म किया कि ये जापानीज है कि नहीं, उसके बाद उन्होंने उसे पसंद किया था। Once he was confirmed that yes, she was pure in her race, she was pure Japanese, after that he loved her and yes, he got married to her. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way by chance, literally at an American professor's house. He used to wonder कि अगर हैना से शादी नहीं होती तो किससे हुई होती। These were sometimes these things used to come up in his mind. कहीं से एक पॉपअप निकलता कि अरे उससे हैना से नहीं मिला होता तो किससे शादी होती। And that too he met Hannah in a very casual manner. बहुत ही सिंपल से कैजुअल से मैनर में वो एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे हैना से मिला था। एक अमेरिकन कोई प्रोफेसर थे, उनके घर पे वो हैना से मिला था। And that too by chance, as if it was just a simple coincidence that he met Hannah. And finally when he came to know that she was Japanese, he asked to his father, he had a discussion with him and finally they got married. The professor and his wife had been kind people, anxious to do something to their few foreign students. तो जो प्रोफेसर और उनकी वाइफ थे वो बहुत ही अच्छे लोग थे। अमेरिकन प्रोफेसर जो थे बहुत ही अच्छे लोग थे और उनके जो कुछ थोड़े बहुत जो फॉरेन स्टूडेंट्स, उस जमाने में तो इतने फॉरेन में, बहुत पुरानी बात है वर्ल्ड वॉर की, तो इतना लोग फॉरेन जाकर पढ़ाई करते भी नहीं थे।
तो जो थोड़े बहुत फॉरेन स्टूडेंट्स आए थे, ऑब्वियसली जापानीज है, अमेरिका जाके पढ़ेंगे तो फॉरेनर्स ही हुए, तो जो उनके फॉरेन स्टूडेंट्स थे वो उनकी हेल्प हमेशा कर दिया करते थे। दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, जो स्टूडेंट्स थे मतलब वो अलग ही उनके घर जाके ऐसे बोर हो जाते थे, बट ठीक है वो लोग इतने अच्छे हैं, बहुत बोरिंग थे वो लोग, बट सिंस दे वर बीइंग काइंड इट वाज लाइक एथिकल ऑन देयर पार्ट टू गो टू देयर प्लेस इफ दे हैव बीन इनवाइटेड ओवर देयर। तो वो ऐसे ही अपने अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर गए थे और वहीं वो बाय चांस जो है हैना से मिले थे। Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. वो obviously हैना को काफी बताया भी करते थे कि उस दिन प्रोफेसर हार्ली के घर पे जाने का उनका बिल्कुल मन नहीं था, ऑलमोस्ट मना ही कर चुके थे, बट डेस्टिनी टुक हिम ओवर देयर बिकॉज ही हैड टू मेट हैना। तो वो स्टोरीज बताया करते थे कि मैं नहीं जाना चाहता था, बट समहाउ I ended up being over there because his destiny was calling him towards Hannah.